All right, Ji. Assalamu alaikum. Let's begin. Okay, so there are a number of questions I gave. Let's first discuss those. Okay, the first question I gave was November 2009, paper 22, question number 2. Any questions there? कोई सवाल है बेटा पहले वाले पास पेपर के क्वेश्चन में तो पूछ लें. Any issues? No, sir. All right, 10 more seconds before I move on to the next one. Okay. Then we have June 2013, paper 21, question 2, part A to C. June 2013, paper 21, question number 2, part A to C. बेटा 20 seconds दे रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. वालेकुम सलाम. तो सर इसके अंदर जैसे अभी हमारे क्वेश्चन बी एंड सी के पार्ट के अंदर हमें वो पूछा गया है कि किस तरीके से ना थ्योरी मांगी गई है, तो सर थ्योरी का हमें नोट से पूरा पढ़ के ना इसका आंसर देने होंगे, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ सीखे हैं ना इसके. हाँ, लेकिन मैं वो आज डिस्कस भी कर लूंगा नोट्स थोड़े से, और आप नोट्स पढ़िए, नोट्स में सब चीज़ों के आंसर्स हैं वैसे. सर थैंक यू, वैसे में प्रॉब्लम हो रहा था सर. ठीक है. Okay, then third one is June 18, paper 22, question number 3. June 2018, paper 22, question number 3. All right, 10 more seconds. All right, so no questions, no issues. Fine. तो हमने SLM और RBM ईयरली कर लिया है, ठीक है. आज हमने एक दो चीज़ें और करनी है. The first thing that we are supposed to do today is schedule of non-current assets. Schedule of non-current assets क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं. जी. मेरा क्वेश्चन ये था कि जो IBM ईयरली होता है तो उसके अंदर भी हम वो नहीं क्या कहते हैं एंड ईयर ऑफ सेल वाला डेप्रिसिएशन नहीं लगाते. नहीं लगाते, क्योंकि ईयरली मेथड में मैंने आपको बताया था कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल, चाहे SLM हो चाहे RBM हो. और बाकी सर ये ना मिड टर्म में भी आ रहा है ना सर वाला चैप्टर. बिल्कुल आ रहा है मिड टर्म में ये वाला भी चैप्टर. ओके सर, थैंक यू. You're welcome. Okay. So आज हम करेंगे schedule of non-current assets. सबसे पहले I'm start screen sharing. Okay, so क्वेश्चन नंबर 7 को ही हमने बेस बनाया हुआ अभी तक, ठीक है. हमने SLM ईयरली भी इसी से समझा था, RBM ईयरली भी यहीं से समझा था. अब यहीं से हम स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स को भी समझते हैं, ठीक है. ओके. जी, तो ये हमारा ओरिजिनल SLM ईयरली से सॉल्यूशन है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था, ठीक है. तो हमने टी अकाउंट्स बनाने सीखे हैं. सो बेसिकली अब कहानी इस तरह से चलेगी कि स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स टी अकाउंट्स की ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन है. कौन कौन से टी अकाउंट्स की?
ये जो प्लांट का कॉस्ट अकाउंट है इसकी, और पीएफडी अकाउंट को हम वर्टिकली बनाएंगे स्टेटमेंट फॉर्म में, ये होगा स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो अगर हम प्लांट के अकाउंट को देखें तो कितनी चीजें हमारे पास, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर एडिशंस, उसके बाद डिस्पोजल्स, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया, राइट। 200,000 में हमने 50,000 का एडिशंस, डिस्पोजल्स की जो कॉस्ट प्राइस थी 15,000 वो माइनस करी थी, तो 225,000 आ गया था, राइट। अब इसी चीज को अगर हम वर्टिकली प्रेजेंट करें तो कैसे प्रेजेंट करेंगे? स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग है, क्योंकि हमारे पास दो टाइप के एसेट्स है, प्लांट और फिक्चर्स, तो दो कॉलम बनेंगे और एक टोटल का कॉलम बनेगा। तो सबसे पहले बेटा मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिस तरह अभी हमने बात करी थी तो ये रहा ए, यानी कि ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। इसमें आप ऐड कर देंगे एडिशंस और लेस कर देंगे डिस्पोजल्स, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, सीडी बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस, अब नरेशन आपने ऐसी लिखनी है, यहाँ बैलेंस बीडी सीडी नहीं लिखेंगे। कॉस्ट जो स्टार्ट ऑफ द ईयर पे थी, तो स्टार्ट ऑफ द ईयर था जनवरी 1 2014, एड एडिशंस लेस डिस्पोजल्स, और डिस्पोजल्स याद रहे कॉस्ट का अकाउंट बन रहा है, उसी की वर्टिकल प्रेजेंटेशन है, तो कॉस्ट अमाउंट पर आएगा विच इज 15,000, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो हमने कुछ भी नहीं किया, जो कॉस्ट अकाउंट था सिंपली उसकी वर्टिकल प्रेजेंटेशन करिए, दैट इज इट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमने क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकाला था? सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस लिया था, लेट्स कॉल दैट एक्स, ठीक है। डिस्पोजल्स माइनस किया था, लेट्स कॉल दैट वाई, और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर प्लस किया था, लेट्स कॉल दैट जी। तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया, राइट। सो सेम वे 80,000 इज द ओपनिंग बैलेंस, सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ये एक्स हो गया। डिस्पोजल्स पे जो हमने कैलकुलेट किया था, कैलकुलेशन सारी वैसी जिस तरह हमने सीखी है, दैट्स वाई। सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हो गया जो डिस्पोज्ड एसेट का था, और जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है दैट्स कॉल्ड दैट जी। ये एक्स वाई जी ए बी सी सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, पेपर में नहीं लिखना आपने। सो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर प्लस हो जाएगा, राइट। सो डिस्पोजल वाला माइनस हो जाएगा और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर प्लस हो जाएगा आपका चार्ज फॉर द ईयर, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली बना रहे होंगे स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट और ये एसएलएमईएलडी से बना रहे हैं, तो 25% कॉस्ट के सीडी बैलेंस पे रखता है, राइट। तो कॉस्ट का सीडी बैलेंस इज 225,000, उसका 25%, ये हो गया 56,250। तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि पहले आप टी अकाउंट बनाएं तभी आप स्केड्यूल बना सकते हैं। तो स्केड्यूल डायरेक्टली बनाने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया एट द एंड ऑफ द ईयर, ऑलराइट। अच्छा, अब आपने नेट बुक वैल्यू निकालनी है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। नाउ वी नो द फॉर्मूला फॉर नेट बुक वैल्यू इज, जल्दी से बताइएगा मुझे माइक पे, क्या फॉर्मूला है नेट बुक वैल्यू का? क्विकली बच्चों, माइक पे, हरी अप। सर कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन वैल्यू। सही है, शाबाश। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अगर हमें नेट बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर चाहिए, तो स्टार्ट ऑफ द ईयर में कॉस्ट है 200,000 और स्टार्ट ऑफ द ईयर में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 80,000। सो ए माइनस एक्स से आ जाएगा ये 200,000 माइनस 80,000, ठीक है बेटा। और अगर हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर में चाहिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस लिए थे हमने, कॉस्ट एट एंड ऑफ द ईयर और accumulated depreciation at end of the year which is 225 minus 125। तो ये हमारे पास accumulated depreciation आ गया at the end of the year, ठीक है बेटा, that is it। तो ये हमने ओपनिंग और क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू निकाल लिया, that is it, ये आ गया हमारे पास। इसी तरह फिक्चर्स का भी बनेगा, फिक्चर्स में डिस्पोजल तो था नहीं, सो फिक्चर्स में अगर आप देखें 10,000 स्टार्टिंग, अब इसको डायरेक्टली बनाना सीखते हैं। 10,000 ओपनिंग कॉस्ट है, ठीक है। एडिशन जो है यहाँ 5,000 और डिस्पोजल्स कुछ है नहीं, सो 10,000 कॉस्ट एट द बिगिनिंग, 5,000 के एडिशन और डिस्पोजल में डैश लगा दिया हमने, तो 15,000 क्लोजिंग बैलेंस आ गया कॉस्ट का। इसी तरह डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस था हमारा कितना,
2000, डिस्पोजल तो कोई है ही नहीं तो डिस्पोजल वाले पे डैश आ जाएगा। So 2000 is the opening accumulated depreciation, disposal accumulated depreciation कोई है ही नहीं, disposed asset का disposal था ही नहीं, फिर charge for the year ऐड हो जाएगा। अब इसमें charge for the year कैसे निकलेगा? अगर आपको याद हो तो 20% था depreciation, ठीक है? So 20% था, अब ये SLM yearly हम कर रहे हैं तो 20% कॉस्ट के CD बैलेंस पे लगेगा। कॉस्ट का CD बैलेंस 15,000 था तो 15,000 का 20% 3,000 आ गया। ठीक है बेटा, तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं। तो 5,000 आ गया डेप्रिसिएशन। अब नेट बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो कॉस्ट एट स्टार्ट 10,000 है, डेप्रिसिएशन एट स्टार्ट 2,000 है, तो 8,000 नेट बुक वैल्यू आ गई एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। और नेट बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, कॉस्ट एट एंड इज 15,000, डेप्रिसिएशन एट एंड इज 5,000, तो 15 माइनस 5 इज 10,000। फिर टोटल कॉलम में आप हॉरिजॉन्टल टोटल्स ले जाएंगे। कॉस्ट ओपनिंग में 200,000 प्लांट की थी और 10,000 फिक्सचर्स की थी, सो 10,000 टोटल हो गया। एडिशंस 40,000 प्लांट के थे और 5,000 फिक्सचर्स के थे, टोटल एडिशंस 45 हो गए। टोटल डिस्पोजल 15 ऐसे प्लांट का, सो 225 प्लस 15 अगर आप देखें तो 240 ऐसे भी बनेगा और वर्टिकली भी 210 प्लस 45 माइनस 15 भी 240 बनेगा। दोनों तरीके से आंसर बैलेंस होगा। सो डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 80,000 प्लांट का है और फिक्सचर्स का 2,000 है तो 82,000 हो गया। और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट किया था हमने उससे प्लांट का था 11,250, क्योंकि वही डिस्पोज हुआ है वही आ गया। और चार्ज फॉर द ईयर दोनों एसेट्स के थे, प्लांट का 56,250 और फिक्सचर्स का 3,000, तो टोटल 59,250 हो गया। अब 82,000 माइनस 11,250 प्लस 59,250 130 बनेगा। और अगर हॉरिजॉन्टली देखें तो 125 प्लस 5 भी 130 बनेगा। एनबीवी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 120 प्लस 8। जी बेटा, सर वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा, वो स्क्रीन आप इतना मूव कर रहे हैं तो हेडिंग कौन सी है वो दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा मुझे बताओ कहाँ से समझ में नहीं आया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है मैं दोबारा एक्सप्लेन सर आप मतलब ना शुरू से समझा दें, हेडिंग वेडिंग दिखा के, साइड की हेडिंग्स नहीं दिख रही। नहीं मतलब ये क्या शुरू से बिल्कुल समझ में नहीं आया? नहीं सर, हाँ ये शुरू से समझा दें। अब आप ऐसे अभी समझाएं लेट सर, ज्वाइन ये किया है? स्क्रीन सर। नहीं सर, अच्छा स्क्रीन अब सही है बिल्कुल। अच्छा ठीक है, ऑल राइट। ये मूव अच्छा नहीं ये कर तो रहा। समझ में आया ना कि ये जो प्लांट अकाउंट है इसकी वर्टिकल प्रेजेंटेशन है, ये बात समझ में आई? जी सर, ये समझ आ गया सर। तो अब ये ओपनिंग बैलेंस 200,000 था, एडिशंस 40,000 के थे और डिस्पोजल 15 का था। सो ओपनिंग बैलेंस यानी कि कॉस्ट एट बिगिनिंग एट एडिशंस लेस डिस्पोजल्स, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 225 का। यही हमने वर्टिकली प्रेजेंट किया है यहाँ पे। ठीक है जी सर। बेटा, माइक पे रहिए मेरे साथ, यहाँ तक क्लियर है? जी सर, यस सर। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट ये हमने बनाया था। ओपनिंग बैलेंस 80 है, डिस्पोजल में जो एलिमिनेट किया था वो 11,250 किया था और चार्ज फॉर द ईयर 56,250 है। सो 80,000 इज द ओपनिंग बैलेंस, डिस्पोजल पे जो एलिमिनेट किया 11,250 वो माइनस हो गया और चार्ज फॉर द ईयर ऐड हो गया 56,250, तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 125,000। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। सेम इज द केस विद फिक्सचर्स। फिक्सचर्स का बताऊं या वो अंडरस्टूड है? नहीं सर, समझ आ गया। ठीक है, अब टोटल के अंदर आपने हॉरिजॉन्टल टोटल्स करने हैं। Cost at the beginning is 200,000 for plant and for fixtures that is 10,000. तो total cost 210,000 हो गई। ठीक है बेटा? यस सर। और टोटल एडिशंस 40,000 प्लांट के थे, 40,000 प्लांट के थे और 5,000 फिक्सचर्स के थे, तो 45,000 के हो गए। ओके। और डिस्पोजल में से 15,000 प्लांट का ही था और फिक्सचर्स तो डिस्पोज नहीं हुए थे, तो ये 15,000 टोटल में आ गया। गॉट इट? ओके जी सर, समझ आ गया। थैंक यू। अब आप अब टोटल दोनों तरफ से मैच होगा। 210 प्लस 45 माइनस 15 भी 240 है और 225 प्लस 15 भी 240 है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ब्लैक मार्कर्स में जो है सारी वैल्यूज। ठीक है बेटा? जी सर। इसी तरह डेप्रिसिएशन के भी टोटल्स है और नेट बुक वैल्यू के भी टोटल्स है। सर जी बेटा। सर जैसे मतलब पेपर में जब आता है तो ये हमारे पास चॉइस होगी कि हमें दूसरे वाले से दूसरा मेथड है उससे बना ले या फिर इससे? नहीं, वो आपसे कहीं कहीं मांगता है कि प्रिपेयर द स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, तो जब भी स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट मांगेगा तो ऐसे ही बनाना है आपने।
और अगर वो टी अकाउंट्स या लेजर अकाउंट्स मांगेगा तो फिर ऐसे बनाना है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरा आपसे ये सवाल है कि हमें पता है कि प्लांट की परसेंटेज 25 है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में गिवन था और हमने उसी से डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकाला है, और फिक्सचर्स की परसेंटेज 20 है, राइट। अब अगर हमें इसके अंदर भी परसेंटेज मिसिंग होती तो हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते? बिल्कुल वैसे ही जिस तरह मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास के अंदर। परसेंटेज किस पे लगाते हैं हम एसएलएम ईयरली में? कॉस्ट की कौन सी वैल्यू पे बेटा, जल्दी बताइएगा माइक पे। सर सीडी बैलेंस। सीडी बैलेंस पे। तो परसेंटेज कॉस्ट के सीडी बैलेंस पे लगेगा तो चार्ज फॉर द ईयर आईएस की वैल्यू आ जाएगी विच इज 56,250। तो परसेंटेज 225,000 पे लगेगा तो 56,250 आ जाएगा। ठीक है, नाउ सॉल्व इट। 56,250 अपॉन 225,000 इंटू 100, या आप परसेंटेज देख सकते हैं 25% आ गई। किस तरह आगे? ठीक है, इसी तरह आप फिक्सचर्स का भी निकाल लेंगे। ठीक है ना, परसेंटेज 15,000 पे लगाएंगे तो चार्ज फॉर द ईयर 3,000 आ जाएगा, आईएस वाली वैल्यू। ये रही आईएस वाली वैल्यू। ठीक है, सो परसेंटेज 15,000 पे लगाए तो 3,000 आ जाएगा। सो 3,000 अपॉन 15,000 इंटू 100, ये 20% आ गया। तो अगर आपको स्केड्यूल गिवन हो और परसेंटेजेस हिट हो तो आप इस तरह भी परसेंटेजेस निकाल सकते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन नंबर 7 ये नोट्स का, उसी का मैंने स्केड्यूल भी बनाया। तो आपको डायरेक्ट स्केड्यूल बनाने की भी प्रैक्टिस की। ऑलराइट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। 5 सेकेंड और दे रहा हूँ बेटा। 5 4 3 2 1। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट भी दोबारा ले लें क्योंकि मैंने ए बी सी और एक्स वाई जी मेंशन किए हैं जो मैंने स्केड्यूल में इस्तेमाल किए। तो इसका भी स्क्रीनशॉट दोबारा ले लें, हालांकि आपके पास पूरा सॉल्यूशन मौजूद है। 5 more seconds। 5 4 3 2 1। तो बेटा ये था स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट। एक सवाल अभी आपने करना है स्केड्यूल का, फिर उसके बाद मैंने एक नई चीज बतानी है। ठीक है, तो मैं 2 क्वेश्चंस पास पेपर्स के ग्रुप पे भेज रहा हूँ, उसमें से एक सवाल आप अभी करेंगे और एक सवाल आपका होमवर्क होगा। ठीक है, एक सवाल आपने अभी कर लेना है। तो ये मैं व्हाट्सएप के ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आप अभी करेंगे और सेकंड वाला आपका होमवर्क का होगा। ठीक है, सो आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयरिंग फॉर नाउ। एडिशन वाली जो हमने नया एसेट बाई किया वो होता है वाली, आर यू देयर? ठीक है जी, तो ये 2 क्वेश्चन भेजे हैं। ठीक है बेटा, 2 क्वेश्चन भेजे हैं, इसमें से पहला वाला सवाल आप अभी करेंगे। ठीक है, यू शुड नॉट टेक मोर देन 30 मिनट्स, क्विकली हरी अप। फिर इसके बाद मैंने 1-2 चीजें और बतानी है आपको। माइक पे मैं आपके साथ मौजूद हूँ। ठीक है, अगर कोई क्वेरी हो तो पूछते रहिएगा।
All right, G, let's begin. So I'm starting the screen sharing. Okay. So बेटा जो क्वेश्चन दिया था मैंने जून 10 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 2. Okay. So this is the question that I gave it to you. ओके बेटा, सो इसका जो पहला पार्ट है कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल, इसी में सॉल्व करने में अब प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल निकालने के बेटा दो तरीके हैं, एक तो डिस्पोजल अकाउंट बना लें या फिर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लें. अब अगर तो वो डिस्पोजल अकाउंट बनाने को कहता फिर तो आप बनाए, लेकिन जब वो कह रहे हैं कैलकुलेट करें तो फिर आप डायरेक्टली कर लो ना उसको फॉर्मूले से. शुरू में आपको थोड़ा सा हिट करेगी बेटा. बोले सर एक बात पूछनी है सर, जी. इंश्योरेंस जब होती है तो उसके अंदर क्या डेप्रिसिएशन लगती है उस साल अगर इंश्योरेंस पे गया है? जैसे अगर गाड़ी आपकी लाइक एक्सीडेंट हो गया तो उसमें हमारी डेप्रिसिएशन हाँ, लगती है? नहीं देखो बेटा, इंश्योरेंस का उससे ताल्लुक नहीं है, हमें डेप्रिसिएशन की पॉलिसी देखनी है. अगर ईयरली है तो वो ईयर ऑफ डिस्पोजल होगा, तो ईयर ऑफ डिस्पोजल तो नहीं लगेगा ना. ओके सर. ठीक है, इंश्योरेंस का कोई ताल्लुक नहीं होता है इससे. सो कैलकुलेट द प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल. तो फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस बीवी. हम उससे करेंगे, वो ज्यादा जल्दी हमें आंसर देगा. ओके, सेलिंग प्राइस माइनस एनबीवी. तो प्रॉफिट और लॉस इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस एनबीवी. अब हमने कितने एसेट्स डिस्पोज किए हैं ये हम देख लेते हैं. यहाँ पे टोटल 3 एसेट्स हमने डिस्पोज किए हैं. यस सर. सबसे पहले ये वाला है, ठीक है. ये हमने कब बाय किया था? अच्छा जरा ईयर एंड भी समझ लें. हमारा ईयर एंड है 30 अप्रैल 2010, ठीक है. और ये हमें लास्ट ईयर का स्केड्यूल दिया हुआ है 30 अप्रैल 2009. तो लास्ट ईयर का स्केड्यूल क्यों दिया हुआ है? बेसिकली वही वाली बात है कि हमें रेट नहीं पता. तो डेप्रिसिएशन की पॉलिसी समझ लेते हैं. डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड फॉर द फुल ईयर ऑन ऑल नॉन करंट एसेट्स हेल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. यानी कि ये ईयरली पॉलिसी है. ठीक है, यूजिंग द एसएलएम मेथड. तो एसएलएम ईयरली का क्वेश्चन है ये, ठीक है. तो ये इसके बाद जब इसने एसएलएम ईयरली एक्सप्लेन कर दिया तो ये बात कहने की लाजमी कोई जरूरत नहीं थी. अंडरस्टूड बात है कि नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल. एसएलएम ईयरली में ऐसे ही होता है. और रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन उसने कहा है रिमेन कांस्टेंट, यानी कि अगर हम लास्ट ईयर के रेट निकाल लें तो हमारा सेम रेट ही इस साल अप्लाई होगा. तो बेटा कोई रेट निकाल सका? अगर किसी ने रेट निकाले तो मुझे बताइए. सर क्या निकाल आया लिया बेटा? क्या आया? सर. मशीनरी का 10% आया है और मोटर व्हीकल का? सर. मोटर व्हीकल का 25% आया है. शाबाश, ठीक है. तो जिसका नहीं निकला बेटा, जिस तरह मैंने लास्ट क्लासेस में भी बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ. अगर हम सिर्फ मशीनरी की बात करें सो परसेंटेज हमने कॉस्ट के सीडी बैलेंस पे लगाई होगी विच इज 4700. ऑल द फिगर्स आर इन थाउजेंड्स. तो हमारा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गया, यानी कि 470 आ गया. देयरफॉर परसेंटेज क्या बनेगी? 470 अपॉन 4700. 1000 मैंने नहीं डाले, वो वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं, इनटू 100. ठीक है, तो ये 10% आएगा आपका आंसर. तो ये मशीनरी का हो गया. अब मोटर व्हीकल का सिमिलरली परसेंटेज हम कॉस्ट के सीडी बैलेंस पे क्लोजिंग पे लगाएंगे 3000 पे. तो हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर यानी कि 750 आ जाएगा. So percentage will now be 750 divided by 3000.
into 100, ठीक है, so that will be 25%. By the way, इस जो साइड मार्जिन है इसमें कभी लिखा नहीं करें, ये एग्जामिनर यूज के लिए होती है, ठीक है। तो ये तो मैं खैर यहीं पर सॉल्व करवा रहा हूँ तो इसलिए मैंने लिख दिया। सो 10 और 25% आपकी परसेंटेजेस आ गई हैं। सो अगर हम पहले एसेट का देखें जो डिस्पोजल हुआ है, तो ये तो हमने परचेज करी है, और जो डिस्पोज किया है मशीनरी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 400,000 थी, ऑन 1 जुलाई 2005 वॉज सोल्ड फॉर 2 लाख। तो कितने का बेच दिया हमने? 2 लाख का बेच दिया। पहली बात हो रही है मशीनरी की, ठीक है। सो मशीनरी प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं हम, 200,000 का बेच दिया। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नेट बुक वैल्यू? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, राइट। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी उसकी? 400,000 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी। सो 400,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब बेटा सवाल ये है कि मशीनरी जो हमने 10% पे डेप्रिशिएट करनी है वो कितने सालों तक डेप्रिशिएट हुई भी होगी? ठीक है, सब 4 years. 4 years. जी, anybody else? So 4 years ये 4 years है, बिल्कुल ठीक है। कैसे आया बेटा? बड़ा आसान है, देखो जिस तरह हम शुरू से करते आ रहे हैं। जुलाई 1, 2005, ओके यहाँ जगह नहीं है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ। देखो बेटा, जुलाई 1, 2005 में खरीदा है हमने, और एयर एंड है हमारा 30th अप्रैल, राइट। तो पहला 30th अप्रैल 2006 में आएगा। तो ये आपका फुल ईयर हो गया है, ठीक है। मंथ्स बनते हैं लेकिन हमने मंथ्स के हिसाब से नहीं देखना क्योंकि ईयरली मेथड है, तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज। सो May 1, 2006 से लेकर अप्रैल 30, 2007, फिर May 1, 2007 से लेकर अप्रैल 30, 2008 तक, ठीक है। 2005 से 6, 5 से 6 हुआ, ठीक है। 6 से 7 हुआ, 7 से 8 हुआ, और उसके बाद May 1, 2008 से लेकर अप्रैल 30, 2009 तक, और फिर May 1, 2009 से लेकर हमने कब बेचा है? हमने बेचा है दिसंबर 2009 में। सो इसलिए नहीं बताई हुई क्योंकि इररेलेवेंट है, ये आपका ईयर ऑफ सेल है। तो एयर ऑफ डिस्पोजल के अंदर ये डिस्पोजल ईयर है, एयर ऑफ डिस्पोजल में डेप्रिसिएशन चार्ज वैसे ही नहीं होता, तो ये हमने हटा दिया। तो 1, 2, 3, 4 4 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। सो 4 साल का कंबाइंड डेप्रिसिएशन ऐसे निकलेगा। 400,000 के ऊपर कॉस्ट पे 10% लगना है, राइट। Yes sir. तो 400,000 का 10%, ये 1 साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका, विच इज 40,000। 4 साल का डेप्रिसिएशन इंटू 4 कर देंगे तो 160,000. 160,000 जी। सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया 160,000, ठीक है बेटा। सो कॉस्ट इज 200। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। सो 200,000 की कॉस्ट है, माइनस 400 माइनस 160, 400 माइनस 160 बना हमारा 240,000। सो नेट बुक वैल्यू 240,000 है। सो एक चीज जिसकी बुक वैल्यू 240,000 है वो हमने 2 लाख की बेच दी। प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? Loss लॉस है, कितने का? 40,000. लॉस हो गया 40,000 का। तो ये हमारा एक एसेट हो गया डन। जी बेटा, अगर किसी को कोई डाउट है, कोई चीज दोबारा पूछनी है, मुझसे दोबारा पूछ लें बिफोर आई मूव ऑन। ऑलराइट, ओके। सो नेक्स्ट हमने 3 व्हीकल बाय करी थी और 2 मोटर व्हीकल जो है ना, 3 motor vehicles were purchased for 280 each. 2 motor vehicles which had been purchased on 1st May 2007 for 2 lakh each were taken in part exchange. हमने पुराने 2 motor vehicle दे दिए हैं exchange में,
ठीक है, ये हमने कब परचेज करी थी? 1 मार्च को। कितने की? 2 लाख ईच की। वर टेकन इन पार्ट एक्सचेंज। ठीक है, ओके। द पार्ट एक्सचेंज अलाउंस, पार्ट एक्सचेंज अलाउंस क्या होता है? वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। जो पुराना एसेट आपने दिया है एक्सचेंज में, उसकी वैल्यू लगी कितनी? 60,000 फॉर ईच व्हीकल, राइट। तो ये एक आपकी सेलिंग प्राइस कंसिडर होगी। तो आपने 2 व्हीकल बेची हैं, एक व्हीकल की पुरानी की वैल्यू लगी 60,000, तो सेलिंग प्राइस आपकी 2 व्हीकल की 120,000 हो गई। वंस अगेन प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस एनपीवी। ठीक है, सो 60,000 टाइम्स 2 के हिसाब से 120,000 आपकी सेलिंग प्राइस आ गई पुराने एसेट जितने का हमने दिया। ठीक है, नेट वैल्यू का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। जो ओरिजिनल कॉस्ट थी हमने 2 लाख ईच का लिया था, ये 200,000 का, तो दो एसेट्स की वैल्यू 4 लाख। जी शाबाश। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने साल का लगेगा बेटा? अगेन 3। एनीवन? ओके, एनीबॉडी एल्स? कितने साल का लगेगा बेटा? 3 शाबाश। ठीक है, गुड। तो 1 मार्च 2007 को हमने इसको बाय किया था। अब इसको वर्कआउट करने के लिए मेथड दिखा रहा हूँ। ये सेकंड एसेट है। सो मार्च 1 2007 को हमने बाई किया है। हमारा 1 अप्रैल 30 2007 में ही आएगा। ठीक है, ये फुल ईयर डेप्रिसिएशन द ईयर ऑफ परचेज हो गया, ये पूरे साल का लगेगा। फिर मई 1 2007 से लेकर अप्रैल 30 2008 तक, फिर मई 1 2008 से अप्रैल 30 2009 तक, और फिर मई 1 2009 से लेकर ये करंट ईयर था हमारा। हमने बेचा है कब? जब परचेज किया उसके अगेंस्ट ही दिया है ना, तो 1 अप्रैल 2010 को परचेज किया तो पुराना एसेट उसके अगेंस्ट दिया था। सो 1 अप्रैल 2010। सर 2009 तक लगाएंगे, 2010 ईयर पर नहीं लगेगा, बिकॉज़ वो ईयर ऑफ डिस्पोजल है। ठीक, बिल्कुल। तो ईयर ऑफ डिस्पोजल है, जिस तरह मैंने कहा था कि पहले भी ईयर ऑफ डिस्पोजल में नहीं लगेगा, ईयरली मेथड कर रहे हैं, तो 1, 2 एंड 3 ईयर्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। सो 3 ईयर्स का कंबाइंड डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 400,000 की कॉस्ट है। $400,000 की कॉस्ट है। मोटर व्हीकल ही की बात हो रही है, ठीक है। तो मोटर व्हीकल का 25% है, रिमेंबर हमने जो रेट निकाला है। ये 1 साल का आ जाएगा, तो 3 साल का मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। क्या आंसर आ रहा है बेटा? 300. 300,000, थैंक यू। तो ये 300,000 आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया। सो 400,000 माइनस 300,000, सो नेट बुक वैल्यू 100,000 आ गई। सो एक ऐसी चीज जिसकी सेलिंग प्राइस 120 है और उसकी बुक वैल्यू 100,000 है, तो आपको प्रॉफिट हो गया, महंगा बेचा है हमने, 20,000 का प्रॉफिट। ठीक है, सो एक पे लॉस हुआ है 40 का, ये 2 मोटर व्हीकल पे कंबाइंड प्रॉफिट हुआ है 20 का। इसके बाद जो तीसरा एसेट है वो भी मोटर व्हीकल है, सो इसका भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे तीसरे एसेट का भी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल्स सेलिंग प्राइस माइनस एनबीवी। जी, अब देखते हैं इसमें क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है? ये व्हीकल आपने जो परचेज करी थी 360,000 की ओरिजिनल परचेज करी थी आपने, ठीक है, और ये एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गई है, और ये 2,10,000 का कंपनसेशन मिला इंश्योरेंस से, तो सेलिंग प्राइस 2,10,000 हो गई। सही है, 360,000 का आपने परचेज किया था। अब देखते हैं इस पे कितना डेप्रिसिएशन हमने लगाना है। तो कितने साल का डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा? एनीवन? सर मुझे इस डेप्रिसिएशन का आपकी आवाज बेटा ब्रेक हो रही है, दोबारा पूछें। सर सिर्फ 1 साल का डिप्रिसिएशन लगेगा इस पे। जी, 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि हमने जो परचेज करी थी वो 31 जनवरी 2009 को हमने बाय की थी, राइट।
सो 31 जनवरी 2009 को हमने बाई की थी ये। तीसरा 31 जनवरी 2009 को हमने बाई की है, तो पहला अप्रैल 30 आएगा 2009 को ही, ये ईयर ऑफ परचेज हो गया। इस साल डेप्रिसिएशन लगेगा। फिर अगला जो था वो May 1 2009 से लेकर जो है फिर ये कब बेचा है आपने 2 दिसंबर 2009 को। तो ये तो आपका करंट ईयर में आएगा ना, क्योंकि करंट ईयर एंड हो रहा है 30 अप्रैल को, तो ईयर ऑफ डिस्पोजल है ये। तो ईयर ऑफ डिस्पोजल में अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, तो सिर्फ 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा मोटर व्हीकल का इसका। ठीक है, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा आपका? 360,000 का आपने बाई किया है ये ओरिजिनल 90। जी, इसका 25%, शाबाश, 90,000। ठीक है, सो 90,000 इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। सो यहाँ तक हमने कुछ भी नया लर्न नहीं किया है। ठीक है सर, सो जी बेटा ये दोबारा समझा देंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी मैंने ये बताया कि 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि हमने बाई की थी जनवरी 31 2009 को, राइट। सो जनवरी 31 2009 से 1 अप्रैल 30 2009 में ही आएगा ना, तो बस इस साल का लगेगा। अगले साल तो आपका ईयर ऑफ डिस्पोजल है जो करंट ईयर है, तो ईयर ऑफ डिस्पोजल में तो नहीं लगता, राइट। ठीक है हरीम, यस। ठीक है। सो 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो ओरिजिनल कॉस्ट 360,000 थी, उसका 25% 90,000 हो गया, दैट इज इट। सो 90,000 इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया। सो 210,000 का बेचा है और उसकी नेट बुक वैल्यू आ रही है 360 माइनस 90, तो ये 270,000 हो गया। तो एक ऐसी चीज जिसकी बुक वैल्यू 2,70,000 है, वो हमने 2,10,000 का बेच दिया, यानी कि सस्ता बेच दिया, चीपर, राइट। तो लॉस हो जाएगा ये आपको 60,000 का। ठीक है बेटा, तो ये आपकी सिचुएशन है। आप चाहते तो आप डिस्पोजल अकाउंट भी बना सकते थे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 4 3 2 1। जी बेटा, तो ये मशीनरी थे, ये 2 मोटर व्हीकल थे। ठीक है, अच्छा बेटा, अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे अभी पूछ लें बिफोर आई मूव ऑन। एनी क्वेश्चंस? जी, एनी क्वेश्चंस बच्चों बिफोर आई मूव ऑन? ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अब हमें इसके बाद स्केड्यूल बनाना है पूरा। ठीक है, सो स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट बनाना है हमने। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स विद अस। ठीक है, वी हैव द मशीनरी एंड द मोटर व्हीकल। ठीक है, एक टोटल का कॉलम, एक मोटर व्हीकल का कॉलम, और एक मशीनरी का कॉलम। ठीक है, ओके। सो मशीनरी, मोटर व्हीकल्स एंड देन टोटल का। अच्छा, मैं टोटल की वर्किंग नहीं कर रहा हूँ यार, आपको पता है कि क्या करना है इसमें आपने। ठीक है, सिंपल वैल्यूज ऐड करनी है। मैं मशीनरी और मोटर व्हीकल का बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट का सेक्शन बनता है, तो कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले। सो कॉस्ट एज एट
May 1st 2009 ये आपकी ओपनिंग डेट होगी, ठीक है। सो ओपनिंग कॉस्ट कहाँ से आ जाएगी, ये जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस है कॉस्ट का 4700 और 3000 ये आ जाएगा ओपनिंग। $4700 और 3000, ऑल द फिगर्स आर इन थाउजेंड, ओके। तो एक दफा ऊपर 3 0 डाल दें, बार बार डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एडिशंस ऐड हो जाएंगे, जो भी डेबिट साइड वाली चीजें हैं, ठीक है। ऐड एडिशंस और डिस्पोजल वाली जो वैल्यू जो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं वो लेस हो जाएगी आपकी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सो पहले हम बात करते हैं मशीनरी की। तो मशीनरी हमने बाई करी है 900,000 की, ठीक है। सो 900,000 प्लस हो जाएगा ये। और इसके अलावा भी हमने कुछ बाय करी थी मशीनरी, इसके अलावा हमने कोई मशीनरी बाय नहीं करी थी। ओके, सो 47,000 के अंदर न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 900,000 वाज परचेज्ड और पुरानी मशीनरी हमने ये दी है। पुरानी मशीनरी जो हमने दी है उसकी डिस्पोजल की कॉस्ट है 400,000। सो 900,000 एडिशंस में आ जाएगा, ठीक है। और 400,000 जो डिस्पोजल की कॉस्ट प्राइस थी वो इधर आ गया, ठीक है। पहले हम मशीनरी का पूरा कर लेते हैं, फिर हम मोटर व्हीकल का करेंगे, ठीक है। सो अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। सो जी कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस 5200। थैंक यू। 5200 आ गया क्लोजिंग बैलेंस। डेट हमने डाल दी एंड ऑफ द ईयर की, सो कॉस्ट एज एट April 30th 2010, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक और लाइन लगा दी, ठीक है। इसके बाद आएगा डेप्रिसिएशन वाला सेक्शन, ठीक है। सो accumulated depreciation as at May 1st 2009 ओपनिंग डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर की क्लोजिंग वैल्यू से आ जाएगा। सो दिस इज 1560 एंड 840, नहीं सॉरी 1510 एंड 790। 1510 और 790 लास्ट ईयर की क्लोजिंग वैल्यूज थी। एंड 790, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम डिस्पोजल वाली वैल्यू माइनस कर देते हैं, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है डिस्पोज्ड एसेट का, और चार्ज फॉर द ईयर ऐड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, डिस्पोजल वाली वैल्यू के लिए अब हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर हमने यहाँ डिस्पोजल किया है, राइट। सो मशीनरी का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था वो था 1,60,000, वो सिंपली यहाँ माइनस हो जाएगा। 1,60,000 माइनस हो गया। अब चार्ज फॉर द ईयर, रिमेंबर मशीनरी की हमने परसेंटेज कितनी निकाली थी, मशीनरी की थी 10%, राइट। सो चार्ज फॉर द ईयर कॉस्ट के CD बैलेंस पे लगेगा। सो 10% विल बी अप्लाइड ऑन द CD बैलेंस ऑफ कॉस्ट विच विल बी 5200, तो ये 520 आ जाएगा 520। जी। थैंक यू, ठीक है बेटा, ये आ गया। अब आपके पास चार्ज फॉर द ईयर ये आ गया, डिस्पोजल वाला माइनस हो जाएगा। नाउ द क्लोजिंग बैलेंस विल बी, कितना आ रहा है बेटा क्लोजिंग बैलेंस बताइएगा। सर 1870।
थैंक यू। सो 520 हमारा ये आ गया था और 1870 ये हमारा डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर आ गया। इसके साथ हमने लिख दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट April 30th 2010। ठीक है, फिर नेट बुक वैल्यू एट द स्टार्ट और एंड खुद लिखना है यार। सही है। अब यही काम हमने मोटर व्हीकल का करना है। तो मोटर व्हीकल के जो हमने एडिशंस किए हैं, सो 3 न्यू मोटर व्हीकल्स यहाँ परचेज करिए 280 ईच। सो 280 टाइम्स 3 कितने का बाई किया भाई बताइएगा जरा। 840,000। 840। तो ये हमने बाई किया है 840,000 का, ये एडिशंस में आ जाएगा। 840,000 ये एडिशंस में आ गया। ओके, और डिस्पोजल्स की कॉस्ट प्राइस आएगी। तो सवाल देखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, चाहे तो सवाल से भी देख सकते हो। यहाँ पर हमने डिस्पोजल्स की कॉस्ट प्राइस ली थी 400 ये थी और 360 जो थी यहाँ पर थी, जो डिस्पोजल की कॉस्ट प्राइस थी कंबाइन 400 प्लस 360। सो ये टोटल अगर करें आप 400,000 ये थी, 360 ये थी, तो कितना बना 760। तो 760 बेटा ये माइनस कर दें, बताइए क्या बैलेंस बना क्लोजिंग। 3080। 3080 ये आ गया। डिस्पोजल्स का जब डेप्रिसिएशन सेक्शन है, इसमें जो डिस्पोजल की वैल्यू है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेंगे। अगेन आपको वर्किंग करने की जरूरत नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 300 और 90, टोटल डेप्रिसिएशन 390 है जो एसेट्स बेचे हैं हमने। सो 390,000 ये माइनस हो जाएगा इधर। और अब आ गया आपका चार्ज फॉर द ईयर। अब इसकी जो हमने परसेंटेज निकाली थी मोटर व्हीकल की, वो कितनी निकली 25। सो 25% किस वैल्यू पे लगेगा जल्दी से बताइएगा माइक पे बेटा। सर स्टडी बैलेंस जो उसका है कॉस्ट एट 30 अप्रैल 2011। शाबाश, 3080 का लगेगा सीडी बैलेंस पे। व्हाट इज द आंसर बेटा। 770। सॉरी, आवाज ब्रेक हो रही है बेटा, दोबारा बताइए। 770। 770, थैंक यू। ठीक है, सो 790 माइनस 390 770 कितना बना बेटा 1170। 1170। ठीक है, फिर अब मैंने एनबीवीज नहीं लिखी है, एनबीवीज आप खुद लिख लीजिएगा स्टार्ट ऑफ द ईयर की और एनबीवी एट द एंड ऑफ द ईयर की। ठीक है, एज एट May 1st 2009 और एनबीवी एज एट April 30th 2010। ठीक है, ये सब कर लीजिएगा। सो दैट्स इट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है जी। सर जी बेटा। सर एमबीबी तो हम पिछले जो हमने डिस्पोजल में किया है तो उसी से कर देना, मतलब वही वाली वैल्यू, मतलब प्लस जी जी माइनस जी, करके जो भी 4700 माइनस 1510 ये ओपनिंग आ जाएगा एनबीवी, और 5200 और 1870 क्लोजिंग वाला ये क्लोजिंग एनबीवी आ जाएगा जिस तरह पहले निकाला था। ठीक है, सिंपल एनबीवी का फॉर्मूला लगा के। ठीक है ना, 4700 माइनस 1510 ये ओपनिंग आ गया और क्लोजिंग आ जाएगा 5200 माइनस 1870। ठीक है बेटा, मैंने वैल्यू नहीं लिखी, मैंने कैलकुलेशन लिख दी है। गॉट इट। सही है बेटा, समझ आ गई बात। यस सर। जी बेटा, जी बेटा, एनी क्वेश्चन स्टिल नाउ। किसी को बेटा कोई सवाल है तो मुझसे दोबारा पूछ लें बिफोर आई मूव ऑन। एक चीज अभी मैंने और करानी है। ऑल गुड। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आई एम कमिंग बैक टू दैट ओरिजिनल क्वेश्चन नंबर 7 जो नोट्स का था। हमने आरबीएम ईयरली कर लिया, हमने एसएलएम ईयरली कर लिया। ठीक है, अब हम करेंगे एसएलएम मंथली। जी, सो सेम क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, और अब हम करेंगे एसएलएम मंथली। ओके,
सो मुझे पिछला सारा मिटा लेने देंगे। अब लेट सपोज ये जो पॉलिसी है ये SLM दी हुई है लेकिन मंथली दिया हुआ होता है, फिर क्या करते हैं हम? तो ये सारा नहीं दिया हुआ होता और ये दिया हुआ तो कैलकुलेट ऑन मंथली बेसिस, तो जितने मंथ्स का यूसेज है उसके हिसाब से हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है, राइट? तो अगर ये सवाल है, एक दफा फिर से सवाल पढ़ लें। अभी ईयरली वाली कहानी खत्म हो चुकी है, अब मैं SLM मंथली पे आ गया हूँ। रिमेंबर, डेप्रिसिएशन की पॉलिसी चेंज होने से कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस्ट अकाउंट विल रिमेन द सेम। ओके, सो बेटा कॉस्ट अकाउंट विल रिमेन द सेम। ओपनिंग बैलेंस है प्लांट का 200,000, एडिशन है 40 के, और जो डिस्पोजल है उसकी कॉस्ट प्राइस 15,000 है। ठीक है, वी हैव डन दिस न्यूमरस टाइम्स, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम हियर। ठीक है, सो अब हम SLM मंथली कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो SLM मंथली कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बना, ओपनिंग बैलेंस 200,000 है, एडिशन 40,000 है। ठीक है, और डिस्पोजल्स 15,000 है, तो कॉस्ट का वही बैलेंस आ गया 225,000, नो चेंज है। सो डिस्पोजल की पहली एंट्री नॉन करंट एसेट अकाउंट क्रेडिट एंड डिस्पोजल डेबिट विद 15,000, ये हमने कर ली। सो नॉन करंट एसेट क्रेडिट एंड डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, तो कॉस्ट अकाउंट हमारा हो चुका है कंप्लीट, ये हो गया। ओके, अब आ जाते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट पे। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है हमारा 80,000, टोटल डेप्रिसिएशन टू डेट इज 80,000। ठीक है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब जो एसेट हमने डिस्पोज किया उसका डेप्रिसिएशन हमने निकालना होगा। तो ईयर्स हम पहले भी बता चुके हैं 2011, 12, 13, 14, लेकिन पहले हम 2014 का इसलिए नहीं निकाल रहे थे जो कि हमारा करंट ईयर था कि ईयर ऑफ डिस्पोजल में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, और अब मंथली बेसिस पे चलना होगा बेटा। सो जुलाई 1, 2011 को खरीदा है। सो जुलाई 1, 2011, 2011 के 6 महीने ही हैं। सो 15,000 पे जब 25% लगाया हमने
डेप्रिसिएशन मशीनरी का, तो ये 6 महीने का लगेगा, इस बात का ख्याल करिएगा, क्योंकि अब हम मंथली के ऊपर मूव हो चुके हैं। सो इनटू 6/12 बताइए कितना आया बेटा? तो और 1875 1875 बेटा, ये पॉइंट अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मुझसे दोबारा पूछ लें। रिमेंबर हम SLM मंथली के ऊपर आ गए हैं। सो मंथली के अंदर हमने जब जुलाई 1 2011 को खरीदा और हमारा ईयर एंड दिसंबर 31 है, तो 2011 में 6 महीने का लगेगा। पहले हम ईयरली कर रहे थे तो मंथ्स काउंट नहीं कर रहे थे, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज लगा रहे थे। फिर 2012 में पूरे साल चला, सो 15,000 का 25% कितना आया बेटा? 3750 3750। 2013 में भी पूरा चला है, सो 15,000 का 25% अगेन 3750, ठीक है। और 2014 में कितना चला है ये देखते हैं। हमने कब बेचा है? अक्टूबर 1 को बेचा है, तो बताइए 2014 में कितना इस्तेमाल हुआ, कितने महीने? सर 9 मंथ्स, शाबाश। सितंबर 30 तक काउंट होगा, सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर की तो पहली तारीख को बेच दिया है, तो 9 मंथ्स होगा ये। 9/12 कितना आया बेटा ये बताइएगा? सर 2813 2812.5 है, तो हमने राउंड कर दिया ना, ठीक है बेटा। अब इसका टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लें। ये हमने सेम टेबल वाली ही कैलकुलेशन करी है, नथिंग न्यू है, ठीक है। सर 12,188 12,188। तो जो सेकेंड एंट्री है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल क्रेडिट, वो 12,188 से होगी, ठीक है बेटा। सो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल क्रेडिट विथ 12,188, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज पॉलिसी की वजह से चेंज हो चुका है। फिर थर्ड एंट्री ऑफ डिस्पोजल कितने का बेचा? 6,000 का बेचा, बैंक डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट बाय 6,000। और इसके बाद प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया, जो कि डेबिट साइड पर आ रहा है, तो गेन होगा 3188। तो ये डिस्पोजल अकाउंट भी हमारा ओके हो गया। जी बेटा, एनी क्वेश्चन स्टिल हेयर? अभी मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट कंप्लीट नहीं किया है, कॉस्ट अकाउंट पहले जैसा था, डिस्पोजल अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है बेटा। एनी क्वेश्चन स्टिल हेयर? नो सर। ऑलराइट, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये जो मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाला है डिस्पोज्ड एसेट पे। अच्छा, इसका आप लोग शॉर्टर वर्जन भी कर सकते हैं SLM में, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था। इसको इस तरह निकालने की बजाय आप क्या कर सकते थे, और आप टोटल पीरियड काउंट कर लो। ये फुल ईयर है, ठीक है, ये पूरा फुल ईयर है, ये दो फुल ईयर ऐसे ही हो गए, और 6 महीने यहाँ पर हो गए, और 9 मंथ्स यहाँ पर हो गए, और ये फुल ईयर हो गया, और ये फुल ईयर हो गया। तो 2 फुल ईयर्स तो वैसे बन गए, और 6 और 9 मंथ्स मिलाएं तो ये 1 फुल ईयर और 3 महीने यहाँ बन गए। सो 3 ईयर्स और 3 मंथ्स बनते हैं। तो आप इस तरह भी निकाल सकते थे कि 15,000 पर 25% लगाएं, और टोटल टाइम पीरियड 3 ईयर्स और 3 मंथ्स बन गया। तो ये अगर आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो डायरेक्ट आपके पास 12,188 का आंसर आ जाएगा। ये बेटा एनी क्वेश्चंस? मर्जी आपकी, अगर आपको ये शॉर्टर कैलकुलेशन थोड़ा सा बॉदर कर रही है तो आप ये थोड़ा सा लॉन्गर कैलकुलेशन से भी चल सकते हैं, लेकिन मैं अब आपको रिकमेंड करूंगा कि अब आप जहां जहां टाइम सेव हो सकता है वहां वहां टाइम सेव करें, ठीक है। ऑलराइट बेटा, सो टोटल 3 ईयर्स 3 मंथ्स बन रहे थे, तो हमने 3 ईयर्स 3 मंथ्स का लगा दिया। 3 होल नंबर 3/12, या ऑल्टरनेटिवली 3 ईयर्स 3 मंथ्स 3.25 ईयर्स बनते हैं। तो अगर आपने 3 ईयर्स 3 मंथ्स नहीं लेना तो आप 3.25 भी ले सकते थे, ठीक है, क्योंकि 3 मंथ्स क्वार्टर ईयर होता है, तो 0.25 हो गया। ऑलराइट बच्चों, लेकिन मंथ्स में रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कहीं हो सकता है कि 5 मंथ्स आ जाएं, फिर आप क्या करेंगे फिर? तो 5/12 का फ्रैक्शन ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है।
ओके, तो ये हो गया हमारा। तो हमारी एक चीज रह गई है, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। मैं बता दूंगा, मैं खुद से दोबारा कैलकुलेट करता हूँ। अभी इस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज जब तक नहीं आएगा तब तक सीडी बैलेंस भी नहीं आएगा, राइट। अब क्योंकि मंथली है तो मंथली में आपको बेटा कंपोनेंट वाइज अलग अलग चलना पड़ेगा। देखो कॉस्ट अकाउंट सामने रखें, कॉस्ट अकाउंट बेटा सामने रखो। हमारे पास एक तो ये न्यू एसेट है, ठीक है, ये न्यू एसेट है, इसके मंथ्स अलग हैं। ये ओल्ड एसेट है, इसके महीने का यूसेज अलग है। ये सॉरी डिस्पोज्ड एसेट है, जो आपने एसेट बेचा है ये डिस्पोज्ड एसेट है, इसके यूसेज अलग है। और जो पुराने एसेट में से बच गए होंगे वो तो पूरे साल यूज होंगे, इसका यूसेज अलग है। तो ये तीनों कंपोनेंट्स हैं जिससे मिलकर हमारा सीडी बैलेंस आया है। तो इन तीनों कंपोनेंट्स में हम अलग अलग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं न्यू एसेट की बात कर लेता हूँ, जो सबसे आसान है। सो न्यू हमने 40,000 का खरीदा था और April 1 को खरीदा था, राइट। सो 40,000 का खरीदा और April 1 को खरीदा है। तो बेटा जरा मुझे बताइएगा कितने महीने इस्तेमाल हुआ, ये माइक पे बताइए। ये जो न्यू एसेट है 40,000 का जो खरीदा है हमने, April 1 को खरीदा है, कितने मंथ्स यूज हुआ ये साल, माइक पे बताइए बेटा। 9 जी, एनीबॉडी एल्स? 9 मंथ्स इज करेक्ट बाय द वे। April 1 से लेकर आप एंड ऑफ द ईयर तक चले जाए December 31 तक। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स, ठीक है, शाबाश। सो 9 मंथ्स हमारा ये यूज हुआ है न्यू एसेट। तो 40,000 का 25% लगाया हमने, इंटू 9/12 आ गया, तो ये 7500। जी, ये हमने न्यू एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा दिया, ये वाला हमने कर लिया, ये ओके हो गया, ठीक है। फिर जो डिस्पोज्ड एसेट है उसके ऊपर वर्किंग कर लेते हैं, जो 15,000 की जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी। तो बेटा डिस्पोज्ड एसेट पे दोबारा वर्किंग करने की जरूरत नहीं है अगर आपने ये लॉन्गर अप्रोच से किया है। ये 2014 वाला उठा लो, 2813, ये था ना करंट ईयर का, तो ये वैल्यू उठा के छाप लो। वरना अगर आपने शॉर्टर अप्रोच से किया होगा तो फिर आपको ये 15,000 इंटू 25% इंटू 9/12 ये दिखाना पड़ेगा। सो 15,000 इंटू 25% इंटू 9/12 ये आ गया 2813। तो ये डिस्पोज्ड एसेट का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया, तो ये भी हमने चार्ज कर लिया, ठीक है भाई। तो ये भी डन हो गया, ये भी ओके हो गया, ठीक है जी बेटा। यहां तक कोई सवाल बिफोर आई मूव ऑन? तो मैं हर कंपोनेंट का अलग अलग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ। न्यू का मैंने अलग 9 महीने का लगाया है, और जो डिस्पोज हुआ है, ठीक है, वो October 1 में डिस्पोज हुआ है, वो भी 9 महीने चला है आपका एसेट, ठीक है। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 30 तक 9 मंथ्स होते हैं। तो 15,000 पर परसेंटेज लगाए और 9 मंथ्स का लगाया। तो ये दो कंपोनेंट्स हमने अलग अलग कर लिए, ठीक है। अब रह गई बात ओल्ड की, ठीक है। सो ओल्ड वाला एसेट की जो टोटल हमारे पास कॉस्ट थी वो थी 2 लाख। अब ये 2 लाख पे नहीं लगेगा बेटा। देखो डिस्पोज्ड एसेट जो किया है 15,000, तो वो इसी 2 लाख में से बिका है ना। ये 40,000 वाला तो हमने नया खरीदा था। ये जो 15,000 का एसेट हमने जो ओरिजिनल कॉस्ट 15,000 की बेची है, ये पुराने एसेट में से 2 लाख में से बिका है ना, और इसको हमने अलग कर लिया है। तो 2 लाख में से पहले 15,000 आप माइनस कर दो, ठीक है, क्योंकि वो एसेट आपके पास नहीं रहा अब। तो पुराने वाले जो एसेट्स हैं 2 लाख में से आपने 15,000 माइनस किया। अब ये जो 185,000 की जो वैल्यू है ना, ये साल के शुरू से लेकर एंड तक आपके पास मौजूद थी, ठीक है। सो 185,000 का 25%। तो याद रहे जब आप ओल्ड एसेट का निकाल रहे होंगे ना, तो बीडी में से डिस्पोजल माइनस करना जरूरी है, क्योंकि बीडी बैलेंस में से ही आपने जो एसेट बेचा है वो उसमें शामिल है। तो क्योंकि डिस्पोज्ड एसेट पे हमने अलग डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, तो डिस्पोजल वाले को माइनस कर दो। सो 185,000 के वो एसेट्स हैं जो साल के शुरू से लेकर एंड तक आपके पास मौजूद थे, तो इस पे 25% पूरे साल का लग जाएगा। ये आ गया 46,250। ये हमने तीनों एसेट्स को एड अप किया डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गया 56,563।
तो अभी 56,563 हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद हमारे पास क्लोजिंग CD वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ रही है बेटे CD वैल्यू, जरा बताइएगा मुझे माइक पे। ठीक है जी बेटा, CD वैल्यू बताइएगा क्या आ रही है इसकी। 80,000 प्लस 56,563 माइनस 12188। जल्दी से बेटा, हरी आप क्विकली माइक पे। सर 124,375 124 375 75 ओके 124,375 ये आपका बैलेंस CD आ गया एंड दैट इज इट। तो इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें तीनों अकाउंट्स का, फिर मैं वर्किंग का भी स्क्रीनशॉट देता हूँ आपका। ये हमने SLM मंथली करना सीख लिया। याद रहे तीनों कंपोनेंट्स का अलग अलग होगा और ओल्ड वाले में से डिस्पोजल माइनस होगा तो फिर आपने डेप्रिसिएशन लगाना है। 5 4 3 2 1 और ये इसकी कैलकुलेशन 5 4 3 2 1। ठीक है बेटा। अच्छा अब आप क्या करेंगे, फिक्चर्स का आप खुद बनाएंगे, लेकिन पहले आप प्लांट का खुद से दोबारा से करें। ठीक है, सो आई एम हियर विद यू ओवर द चैट। किसी ने दोबारा पूछना है तो दोबारा पूछ लें। ठीक है, थैंक यू आशिर। किसी ने दोबारा कुछ पूछना है तो दोबारा पूछ लें बेटा, बिफोर आई वुड आस्क यू टू डू इट योरसेल्फ। सर डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल अकाउंट बनाना है ना दोबारा से? जी जी बिल्कुल, और उसकी वर्किंग भी पूरी करनी है सारी। ओके सर। ठीक है बेटा, मैं स्क्रीन शेयरिंग रोक रहा हूँ। आई एम हियर विद यू ओवर द माइक। पूछते रहिएगा मुझसे अगर कोई मसला हो तो।